मुझे लगता है कि डीकेटी अपने माध्यम से ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर गाइडेंस मिले उन लोगों से जो कभी एक नॉर्मल एस्पिरेंट होते थे बट अब क्योंकि लिस्ट में नाम आ गया है और वो कुछ इस तरफ हो गए हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुँचे, एक अनफिल्टर्ड मैसेज जो कोई कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी की एक कहानी सुनाना, एक टू द पॉइंट ये बताना कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है। तो थैंक यू डीकेटी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। डेली नॉलेज ट्रैक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी वर्तमान में हंसराज कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी से जुड़ रहा हूँ ये बताने के लिए कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आ सकते हैं। आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जूलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके पश्चात मैंने जूलॉजी में ही मास्टर्स की डिग्री ली डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। फिर उसके बाद मैंने जेआरएफ या नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया और साथ ही में मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट लिया दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ही। 5 साल में अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजेस में एज अ गेस्ट पढ़ाना शुरू किया, एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ाना शुरू किया और वहीं पे मैंने अपनी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अपने पब्लिकेशंस और अपने एक्सपीरियंस को बेहतर करना शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए जो भी इच्छुक हैं उनके पास एक अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, आप एक वेल पब्लिश्ड ऑथर होने चाहिए, आपके रिसर्च आर्टिकल्स स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश होने चाहिए या यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश होने चाहिए। साथ ही आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम आपने 2 से 3 साल या 4 साल किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाया हो, जिसके पश्चात आपका एपीआई स्कोर 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सिलेक्शन के लिए ये 3 स्टेप्स की प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेप स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में आपके रिसर्च एक्सपीरियंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस और जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उसके बेसिस पे आपको एपीआई स्कोर दिया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको स्क्रीन किया जाता है। रूटीनली जो जूलॉजी में मैंने देखा है तो एपीआई स्कोर शुड बी बिटवीन 80 एंड 100, तब चांसेस हैं आपके फर्स्ट राउंड में या स्क्रीनिंग राउंड में सेलेक्ट होने के। स्क्रीनिंग राउंड में सेलेक्ट होने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको एक प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू एंड ऐसे राइटिंग राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया। इस राउंड में आपको सबसे पहले एक ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है एंड दैट ऐसे इज़ अबाउट द लेटेस्ट टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट विच एवर यू हैव अप्लाइड फॉर। तो मान लीजिए कि आपने जूलॉजी के लिए अप्लाई किया है तो उसी से रिलेटेड किसी लेटेस्ट टॉपिक पे ये ऐसे आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन के मुताबिक ही इंटरव्यू भी लिया जाएगा। प्रेजेंटेशन में आपको अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस, अपने करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस और अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को करीब 10 से 12 स्लाइड्स में शामिल करना है, जिसके लिए आपको 5 से 10 मिनट बोलने के लिए दिए जाएंगे। एक एक्सपर्ट कमेटी का पैनल होगा जिसके सामने आपको अपनी बात रखनी होगी और आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये प्रोसेस 10 से 15 मिनट चलती है और उसके बाद आपको वहाँ से जाने दिया जाएगा। Now afterwards you will be called back for the final round of the interview, which the interview is going to be the subject interview. It will be testing the knowledge of your subject. जो भी आपने पढ़ाया है या आज तक आपने पढ़ा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। एक एक्सपर्ट पैनल होता है जिसमें करीब 8 से 10 एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, साथ में कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं और इन्हीं के सामने आपको ये इंटरव्यू देना होता है। और इस इंटरव्यू के बाद ही स्क्रीनिंग के मार्क्स और जो फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू और ऐसे के मार्क्स हैं और जो आपका इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इनको मिला के ही एक मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। इस राउंड में जो फाइनल इंटरव्यू राउंड है, इसमें ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अपनी पीएचडी थीसिस लेके जाएं, जितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस आपने किए हैं उनकी एक कॉपी लेके जाएं, ताकि जो भी आपको प्रेजेंट करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने वो आप प्रेजेंट कर सकें।
इंटरव्यू बोर्ड को फेस करते समय आपसे करिकुलम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी रिसर्च से रिलेटेड और जो भी काम इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर काम किसी कॉलेज में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किए हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपसे ब्लैक बोर्ड टीचिंग या वाइट बोर्ड टीचिंग करवा के भी देखी जाए, और ये भी हो सकता है कि आपसे कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं या आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएं। ऑल इन ऑल, दिस इंटरव्यू कैन रन एनीवेयर फ्रॉम बिटवीन 10 minutes to 25 minutes, 30 minutes. For instance, my interview was about 40-45 minutes. तो इस इंटरव्यू के समय आपको एकाग्रचित्त रहना है, आपको रिलैक्स रहना है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट आपके सामने बैठे हुए हैं वो इस सब्जेक्ट को भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनके सामने हम वही जवाब दें जिसमें हम कॉन्फिडेंट हों। अगर हम किसी जवाब में कॉन्फिडेंट नहीं हैं या किसी प्रश्न के बारे में बहुत अच्छे से उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो हमें उस प्रश्न को इग्नोर करना या ये कहना कि हमें इसका उत्तर नहीं आता है, ये कहना ही बेटर रहता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जितना भी अभी तक हमने ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स पढ़ाई करी है और या जो भी हमने रिसर्च करी है, उसे हम कुछ दिनों में कि 10 दिन में, 15 दिन में तो हम रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, पर हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको कि आप पसंद करते हैं या जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनको आप ब्रशअप कर सकते हैं और अपना ये कोशिश कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड हो। इसके अलावा ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमने कॉलेजेस में किए होते हैं, जो कि टीचिंग के अलावा होते हैं, विच आर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, विच आर एक्स्ट्रा करिकुलर, आई वुड से। फॉर दैट मैटर यू कैन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग सम academic cells, some non-academic cells. You can be member of some committees. You could have contributed to college in many different ways. उन aspects को highlight करना भी बहुत ज़्यादा important हो जाता है, क्योंकि एक कॉलेज एक टीचर से टीचिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, especially in this day and age. So you need to give an all-round performance over there. इस इंटरव्यू के होने के बाद अगर आप सेलेक्ट हुए होते हैं, एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें कि आपके स्क्रीनिंग के मार्क्स, आपके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के मार्क्स और आपके सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के मार्क्स को एक साथ कोलेट किया जाता है, और अगर आप सेलेक्ट किए जाते हैं तो फिर आपको ईमेल या फ़ोन के द्वारा सूचित किया जाता है। कुछ चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए इंटरव्यू का समय सुबह 8 बजे, तो अच्छा ये रहेगा कि हम 7:30 बजे उस कॉलेज में पहुंच जाएं। ऐसा करने से हम रिलैक्स रहेंगे, और साथ ही अगर कुछ लास्ट मिनट चेंजेस कॉलेज का प्रशासन करेगा कि मान लीजिए आपको यहाँ बिठाना है या कुछ भी ऐसे लास्ट मिनट अनाउंसमेंट्स हैं दैट वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट, तो हम उसके बारे में पहले से तैयार हो सकते हैं। और मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल, एक छोटी सी पतली सी फाइल ज़रूर बना लें, ताकि अगर आपसे मांगे जाएं तो आप उनको ढूंढे ना, वो एक साथ आपके पास अवेलेबल हों, ताकि आप उसे डेस्क पे दे सकें। और बाकी जो माहौल होता है वो थोड़ा टेंस होता है, तो मैंने तो यही पाया है कि अगर हम रिलैक्स रहें और समय समय पर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते रहें, और दिमाग में ये सोचें, ये विजुलाइज़ करें कि हम इंटरव्यू कैसे देना चाहते हैं। हम ये विजुलाइज़ करें कि हम वहाँ बैठ के किस तरह के प्रश्न फेस करने वाले हैं और उनके हम किस तरह के उत्तर दे पाएंगे। अगर ठीक लगे तो आप अपना इंटरव्यू खुद ले सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस खुद 1 या 2 दिन पहले कर सकते हैं, शीशे के सामने बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। एक बार इंटरव्यू रूम में पहुंचने के बाद आप रिलैक्स रहिए, ज़रूरत पड़े तो पानी भी पीजिए, सबको गुड मॉर्निंग कीजिए, सबका अभिवादन करिए, अगर गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून करिए, और साथ ही साथ आप परमिशन लेने के बाद ही चेयर पे बैठें। और एक बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पैनल में 6 से 7 मेंबर्स हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि कुछ मेंबर्स आपको ग्रिल करने की कोशिश करें, जिसका मतलब है कि आपसे कुछ कठिन प्रश्न पूछें। तो आपको संयमित रहना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में ये शो नहीं करना है कि आप जो हैं वो हताश हो रहे हैं। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास इस समय नहीं है।
और एक बात का और ध्यान देना है कि जो बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे उसकी तरफ देख के ही और उनके साथ आंखें मिला कर ही उसका उत्तर दें। ये एक तरह से उनको रिस्पेक्ट शो करने का तरीका है। ऐसा नोटिस किया गया है कि अंत में जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वे भी कुछ कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि उस कॉलेज के की जो हिस्ट्री रही है या उस कॉलेज के बारे में जो भी कुछ अच्छी बातें हैं वो आपको पता रहें। उसके लिए आप एक दिन पहले कॉलेज की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और जो भी उनकी हिस्ट्री रही है या वॉट एवर दे हैव डन वेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो उसका एक छोटा सा अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन आप रख लीजिए ताकि आप पूछने पे आप वह चीज़ें बता सकें। आपके प्रोफेसर बनने की जर्नी काफ़ी लंबी है क्योंकि ये जर्नी आपके ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू हो जाती है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि आज के एनवायरनमेंट में, परिवेश में, बिना कोचिंग या बिना किसी ऐसे एक्स्ट्रा हेल्प के हम कोई कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकते हैं। पर मैंने हमेशा इसको झूठी पाया है क्योंकि मैंने कभी किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। हालांकि मैं जो भी बच्चे कोचिंग कर रहे हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आपको जहाँ से हेल्प मिले आपको लेनी चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि बिना कोचिंग के कोई भी एग्ज़ाम या क्लियर नहीं किया जा सकता है। बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि आज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ही बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि इसकी तैयारी आपकी ग्रेजुएशन में ही शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं खुद हंसराज कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ और आपको भी, मैं जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आप जब जो चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप क्लास में पढ़ रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं, उसे आप ठीक से पढ़ें, उसे आप पूरे मनोयोग से पढ़ें। आप अगर आपको 15 की जगह 20 मिनट देने पड़ जाएँ, 20 मिनट की जगह 1 घंटा देना पड़ जाए तो दीजिए, लेकिन उसी समय उसे पक्का कर लीजिए। अगर आपको अपने नोट्स बनाने की आवश्यकता लगती है तो बनाइए, आलस मत करिए, क्योंकि उसी चीज़ को पुनः पढ़ने के लिए आपको फिर कोचिंग जाना पड़ेगा या फिर किसी ट्यूशन जाना पड़ेगा और फिर वही चीज़ आपको रिपीट करनी पड़ेगी। अच्छा ये रहेगा कि आप उसे पेंडिंग ना छोड़ के, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसी समय मेहनत करिए। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए, आप जो भी बुक्स हैं उन्हें पढ़िए और उस चीज़ को वहीं पक्का करिए। पहला तो मेरा आपके लिए सुझाव यही है। दूसरा ये है कि कुछ आजकल मैंने देखा है बच्चों के बीच में ये हैबिट काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है कि वे बुक्स के अलावा सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। वे छोटी गाइड पढ़ना चाहेंगे, कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहेंगे, या अगर कोचिंग्स जो हैं वो भी अपनी छोटी छोटी ऐसे कंसाइज ऐसे गाइड्स बनाती हैं, वो भी पढ़ना चाहेंगे। अब चैट जीपीटी आ चुका है तो चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन बुक्स नहीं पढ़ेंगे। तो आई एम सॉरी टू टेल यू बट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर बुक्स। तो आपको बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि बुक्स पढ़ने से 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब हम किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसलिए क्लियर होते हैं क्योंकि उन्हें समझने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमें उन कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करना पड़ता है। हो सकता है कि हमें अपने दोस्तों से या अपने टीचर से दोबारा समझना पड़े। जब हम उन कॉन्सेप्ट्स पे इतनी मेहनत करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं। जैसे कि आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़े आश्चर्य की बात है, तो मुझे यही लगता है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से 70% या 60% मैं वही चीज़ें पढ़ा पाता हूँ, उनको अच्छे से पढ़ा पाता हूँ जो मेरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी। तो इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बुक पढ़ने से जो होती है वो ये है कि मान लीजिए कि आप किसी एक टॉपिक के लिए आप बुक खंगाल रहे हैं, बुक देख रहे हैं, उसी के साथ साथ आपकी नज़र 3 से 4 या 5 टॉपिक्स पे और पड़ जाएगी। तो आप एक टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आपके 5 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो ये जो कि चैट जीपीटी या गूगल इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप जो सर्च करते हैं वही आपके सामने आता है, बस उतना ही जानते हैं। So I feel that the information which is provided on the internet, whether it's in the form of Google or ChatGPT, it is very much out of context. Okay, whereas in case of books, the information which is provided is very much provided with examples in a certain context and with a lot of aids which are there. और तीसरी चीज जो बुक्स के पढ़ने से होती है वह ये है कि अगर हम कोई चीज एक बार बुक से पढ़ते हैं, और ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि उसको समझने के लिए अपने नोट्स बनाते हैं या डिस्कशन करते हैं। तो चाहे वो हम ग्रुप डिस्कशन करें या अपने दोस्तों से बातचीत करें, या हम अपने
खुद के नोट्स बनाएं, वो चीज़ें इस माध्यम से हमेशा के लिए पक्की हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं बुक पढ़ता था या जब मैं कोई भी नया टॉपिक पढ़ता होता था तो उसे समझने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उसे हम डायरेक्टली बुक से समझते थे। जो भाषा होती थी वो थोड़ी कठिन होती थी, तो उसे एक बार पढ़ना पड़ता था, 2 बार पढ़ना पड़ता था, 3-4 बार में शायद वो हमें समझ में आता था। लेकिन जब वो समझ में आता था तो उस फीलिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैं खासकर फिर जाके वही टॉपिक कभी अपने छोटे भाई को समझाता था, कभी अपनी माँ को समझाता था, कभी अपने दोस्त को समझाता था, और इसी प्रकार बार बार समझाने से वो टॉपिक मेरा बहुत मजबूत हो जाता था। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप बुक्स को पढ़िए, अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट मत करिए। आपके पास सीधा सीधा सा एक तरीका है कि आप बुक्स को उठाइए, बुक्स को पढ़िए और उन्हीं से अपनी प्रिपरेशन करिए। जरूरत पड़े तभी आप कोचिंग की तरफ जाइए। अब बात आती है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपके जो सिलेबस है, जो आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, इनफैक्ट इवन व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च, तो जो भी ऐसी बुक्स हैं जो आपके सुपरवाइजर आपको रिकमेंड करते हैं, आप उन बुक्स को पढ़िए। अपने सिलेबस में देखिए, पीछे एडिशनल रीडिंग करके वो बुक्स के नाम दिए होंगे, आप उन्हें पढ़िए। आप अपनी लाइब्रेरी जाइए, ये बुक्स इशू कराइए और इनको पढ़ना जल्दी से जल्दी शुरू करिए। और रही बात प्रिपरेशन की, तो टीचिंग एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप जितना पढ़ाएंगे उतना आप पक्के होंगे, उतना आप अच्छे होंगे। और रिसर्च में भी हाथ जो है वो धीरे धीरे ही आपका अच्छा होता है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, क्योंकि मुझे लगता है कि पेशेंस इज द की। दिस इज समथिंग विच इज ओवरलुक्ड मेनी अ टाइम्स। We give a lot of importance to talent, we give a lot of importance to some extraordinary abilities which we feel that the person may be having. But I feel that there is no substitute for patience, for hard work, and obviously for perseverance. You need to persevere. आपको लगे रहना है, आपको जुटे रहना है, और definitely you will reach where you want to reach. The job of assistant professor is quite fulfilling, I would say, and it has a lot of benefits. I feel personally that one of the best things about this job is being connected with the youth of the nation, और इसी youth के साथ connected रहने से हम खुद भी young रहते हैं. The remuneration is also quite good. So as far as the salary is concerned, which a lot of you may be thinking, so the salary as such at the time of joining is at level 10 of 7 pay commission, which is a grade 1 officer's salary at the time of joining. और जो सेंट्रल पे कमीशन है उसी को फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ आपको हर 4 साल में, 3 साल में, ऑब्वियसली देयर इज ईयरली इंक्रीमेंट, बट हर 3-4 साल में आपके लेवल भी चेंजेस होते रहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड यू आर विद योर पब्लिकेशन एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिकेशन यू are putting in, so you get rewarded for that as well. The other aspect which I really enjoy about this particular job is you get chance to keep updating yourself. तो आपको कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिलता है, आपको सेमिनार्स में जाने का मौका मिलता है, आपको वहाँ पे अपना वर्क प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, आपको नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पे दूसरे एकेडमिशियंस और साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिलता है, जहाँ पे कि आप अपना काम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो इसी तरह से जो ये नॉलेज का आदान प्रदान है चलता रहता है, और आप जो है वो कभी भी स्टैग्नेंट फील नहीं करते हैं, आप हमेशा ग्रो करते रहते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे इस जॉब के बारे में आकर्षित करती है वो ये है कि अगर आपको नई चीज़ों को जानने में दिलचस्पी है, इफ़ यू एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स, इफ़ यू एंजॉय डूइंग न्यू थिंग्स, एंड इफ़ यू एंजॉय इम्पार्टिंग द नॉलेज विच यू हैव गेन्ड, ठीक है, feeling connected with the youth, then this is the right job for you, because you can bring about change in someone's life, a positive change in someone's life, and that I feel is a step towards nation building. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो साथ में आपके पास नेट या JRF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी तैयारी के लिए कुछ लोगों को लगता है कि वे 24 घंटे पढ़ेंगे या 12 घंटे पढ़ेंगे या 16 घंटे पढ़ेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसकी तैयारी जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू हो जाती है, तो आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, और जब एग्ज़ाम हो
जब आपको आवश्यकता हो तो आप मन लगा के 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ें और अपने बेसिक्स जो हैं उसे बिल्कुल साउंड रखिए, तब आप ये एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। और नेट का एग्ज़ाम शायद आपको पता भी होगा, साल में 2 बार होता है। साइंस के लिए आपको CSIR के नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, और पहली विंडो शायद वो थोड़े बहुत चेंज होती रहती है, पर पहली विंडो जुलाई के आसपास होती है और दूसरी विंडो दिसंबर के आसपास होती है। और प्रोफेसरशिप के जो भी जॉब्स निकलते हैं या उनकी एड्स निकलती हैं वो ईयर राउंड निकलती रहती हैं, और इसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चेक कर सकते हैं या बहुत से ऐसे पोर्टल्स हैं तो वहाँ से आप सूचना ले सकते हैं। As far as the workload of an assistant professor is concerned, then we are given 16 hours of teaching in a week. Apart from it, we are also given a lot of other responsibilities, whether it's in the form of mentors. We are mentors of our students who are there. और कुछ कमिटीज़ के हम मेंबर्स होते हैं, कुछ कमिटीज़ हमें चेयर भी करनी पड़ती हैं। तो हमारा वर्कलोड जो होता है वो 16 से 20 आवर्स का रहता ही है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो हमारा काम है वो थोड़ा बड़ा ही है, बट आई ऑल्सो फील दैट it's important for us to be engaged with the students, and so that we can give them the best of the 3 or 4 years whenever they are in college. तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा, और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल ID satyam.ravidravid@hrc.du.ac.in है। इस पे आप अपने मुझे भेज सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं डेली नॉलेज ट्रैक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से मेरे विचार आप तक पहुँच रहे हैं। सो थैंक यू DKT फॉर इंटरव्यूइंग मी।